नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो दोस्तों, जो हम लोग ये सीरीज स्टार्ट किए हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपका अगला वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे फ्यूज और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग प्रिंसिपल, आगे इत्यादि जो टॉपिक आएंगे उसको देखेंगे। तो मेन रूप से अगर दोस्तों देखा जाए कि मेरे जो सिलेबस है उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी ये जूल्स मतलब फ्यूज का टॉपिक अभी नहीं आना चाहिए था। टॉपिक आना चाहिए था आपका कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन मैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस नहीं बता रहा हूँ। उसका एक रीज़न है कि मैंने कलर कोडिंग के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। बाकी आप सर्च करेंगे तो आपको कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट मस्ती तो उस पर मिल जाएगा। अब उसका न बनाने का रीज़न यही है कि दोस्तों, अगर मैं उसको बनाने लगूँ तो एक एक पूरा उसमें वीडियो आपका जो है आज का पूरा एक वीडियो उसी बनाने में लग जाएगा। तो उससे बढ़िया कि जो मैंने उसमें डिटेल पढ़ा रखा है तो आप वहीं से देख लीजिए, और चैनल यही है। आप एकदम उसमें भी एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, आप उसको एक बार देख लें तो कभी भी आपके कलर कोडिंग से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वहाँ से क्वेश्चन को या कलर कोडिंग वाला जो भी प्रिंसिपल है उसमें ट्रिक सहित सब कुछ बताया गया है, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूज। अब बात आती है फ्यूज की। तो दोस्तों, फ्यूज आप लोग सभी लोग देखे होंगे, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा या स्टूडेंट या कह सकते जो भी होगा, फ्यूज सभी लोग जानते हैं। फ्यूज देखे तो है ही, अब भले उसमें क्या क्या है, कैसे क्या है, किसको क्या बोलते हैं वो नहीं जानते, वो अलग चीज़ है, लेकिन सभी लोग नाम तो सुने ही होंगे। तो बात आती है कि फ्यूज होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछता है फ्यूज होता है क्या, तो बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। फ्यूज एक ऐसी सुरक्षात्मक डिवाइस है, फ्यूज एक ऐसी सुरक्षात्मक डिवाइस है जो लो वोल्ट की स्थिति में सर्किट को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब क्या है कि फ्यूज एक ऐसी सुरक्षात्मक डिवाइस है जो लो वोल्ट वाली सर्किट को या लोड को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब कि यहाँ समझिए, ये हमारा लोड है, अब लोड में कुछ भी आप ले सकते हैं, टीवी पंखा जो भी लगाना हो लगा सकते हैं। ये लोड है, लोड पैरेलल में जुड़े होते हैं। अब देखिए, मैंने उसमें एक वर्ड बोला है, जो परिभाषा मैंने बताया उसमें बोला है कि लो वोल्ट वाली लाइन में। तो बात आती है कि लो वोल्ट वाली लाइन कहाँ आती है, मतलब कि जो 230 वोल्ट या 250 वोल्ट कर सकते हैं या 240 वोल्ट जो भी होता है, जो हमारी सिंगल फेज की लाइन आती है, उस वाली लाइन में हम फ्यूज का यूज़ करते हैं। बाकी उससे ऊपर वाली लाइन में हम फ्यूज का यूज़ नहीं करते। उसमें हम लोग एमसीबी लगाते हैं या इत्यादि लगाते हैं। आजकल तो लो वोल्ट वाली में भी एमसीबी लगने लगा है, लेकिन मेन अगर फ्यूज की परिभाषा पूछा जाए तो फ्यूज एक ऐसी सुरक्षात्मक डिवाइस मतलब प्रोटेक्टिंग सुरक्षात्मक डिवाइस है जो लो वोल्ट वाली लाइन में लोड को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। बात क्लियर है। अब देखिए कैसे सुरक्षा प्रदान करेगा। हम यहाँ लगा देते हैं फ्यूज, ये फ्यूज का सिंबल है। ये लग गया आपका फ्यूज, ये आपका फेज है और ये आपका न्यूट्रल। ये फेज, ये न्यूट्रल, ये आपका है फ्यूज। अब पहली बात तो क्वेश्चन यही पूछता है कि फ्यूज कहाँ कनेक्ट किया जाता है, लोड में, फेज में या न्यूट्रल में। तो सबसे पहला आंसर, फ्यूज हमेशा
फेज वायर में ही कनेक्ट किया जाता है, न्यूट्रल में नहीं लगाया जाता। एसी के केस में, डीसी में दोनों में लगाया जाता है, लेकिन एसी में क्या लगाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फेज में, कभी भी न्यूट्रल में नहीं लगाया जाता। अब देखिए क्यों, इसका रीज़न क्या है। अब देखिए, तो हमने यहाँ लगा दिया। अब होता क्या है, अब मान लीजिए अचानक से लोड यहाँ बढ़ेगा, अचानक से लोड बढ़ेगा, तो लोड बढ़ेगा तो इसमें से जो जाने वाली धारा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब धारा बढ़ेगी तो वो हमारे क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो फ्यूज क्या करता है, अब फ्यूज हीटिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है, हीटिंग प्रिंसिपल पे। H बराबर I² RT। हीटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या बोल सकते हैं, ऊष्मीय सिद्धांत पे। तो जैसे धारा बढ़ेगी तो उसी अनुसार यहाँ पर हीट उत्पन्न हो जाएगा। और इसका जो फ्यूज है, ये मान लीजिए कॉपर का वायर है और फ्यूज बनता है लेड प्लस टीन का मिश्रण होता है। किसका होता है, लेड प्लस टीन का। तो इस कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो जैसे ही मान के चलिए कॉपर का मान लीजिए 900 है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा लीजिए। और ये क्या है, फ्यूज है, इसका लो होता है, मान के चलिए कि इसका 200 ही है, कितना हो जाएगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही इसमें अचानक से धारा बढ़ेगी, जैसे ही अचानक से धारा बढ़ेगी, तो धारा बढ़ेगी तो यहाँ हीट उत्पन्न होगा, इसमें भी उत्पन्न होगा, इसमें भी उत्पन्न होगा। तो हीट उत्पन्न होने का मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब टेम्परेचर बढ़ने से ये पूरा वायर ना गल जाए, उससे पहले ये क्या करेगा, ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट होगा, ये जो कॉपर वायर है, और ये 200 पर ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होकर क्या करेगा, सर्किट को अलग कर देगा। तो हमारे जितने भी इससे लोड जुड़े हुए हैं सब क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। बात क्लियर है, एक बार और समझिए ध्यान से। फ्यूज एक ऐसी सुरक्षात्मक डिवाइस है जो लो वोल्टेज वाली लाइन में लोड को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। इसको फेज वायर में लगाया जाता है। ये किसका मिश्रण होता है, लेड और टीन का। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट, ये लेड लगा देने से क्या होता है, लेड और टीन लगाने से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट लो रखने का रीजन क्या है, अब देखिए यहाँ पे लगाए फेज वायर में, अब सामान्य स्थिति में ये सब कनेक्ट हैं। अब जैसे ही असामान्य स्थिति आएगी, असामान्य मतलब ओवरलोड हो गया या शॉर्ट सर्किट, तो ओवरलोड की कंडीशन में भी धारा बढ़ती है और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में भी क्या होती है, धारा बढ़ती है। अब होगा, धारा जैसे ही बढ़ेगी तो इस वायर में भी हीट उत्पन्न होगा, इस कॉपर वाले में भी हीट उत्पन्न होगा और इस फ्यूज में भी हीट उत्पन्न होगा। तो मान लीजिए कि अब ये अभी यहाँ 900, अब कॉपर वाले में 900 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचेगा, तब कॉपर क्या हो जाएगा, गलेगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो फ्यूज है ये 200 पर ही क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो दोनों में हीट उत्पन्न होगा, तो पहले 200 पहुँचेगा। तो 200 हमने एग्जांपल दिया, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया कि 900 डिग्री से 200, मैंने एग्जांपल दिया। अब 200 पहुँचते ही क्या हो जाएगा, गल जाएगा। अब जैसे ही गला, यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगी, ओपन। अब पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाएगी, कट जाएगी और हमारे सभी लोड और ये वायर क्या हो जाएंगे, सुरक्षित बच जाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को अब ये फ्यूज का परिभाषा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात आती है लोड, इसको न्यूट्रल में क्यों नहीं लगाते हैं। अब मान लीजिए अब यहीं पर लगा हुआ है, अब आपको मान लीजिए इस लोड को मेंटेनेंस करने जाना है, तो क्या करते हो, सब लोग करते होंगे, घरों का फ्यूज निकाल लेते हैं बाहर। फ्यूज निकाल कर हम जो भी लोड में होता है कमी, उसको दूर करके, तो अब जैसे निकाल लेते हैं तो इसमें अब धारा जाने के चांसेस एकदम न के बराबर है। न के बराबर क्या है, एकदम ही नहीं है। तो हम आराम से इसमें मेंटेनेंस करते हैं और मेंटेनेंस करने के बाद फ्यूज को लगा देते हैं। लेकिन अब यहीं पर, अब ये देखिए, अगर हम फ्यूज यहाँ लगा दें, कहाँ पे, न्यूट्रल वायर में, फ्यूज कहाँ लगा दें, न्यूट्रल वायर में। तो न्यूट्रल वायर में लगा देंगे तो अगर ओवरलोड होगा तो ये गल कर सुरक्षित तो इसको कर देगा, मतलब
लोड को जलने से तो बचा लेगा, लेकिन अगर आपको मेंटेनेंस करने जाना है, मतलब इसकी मरम्मत करने जाता है, तो अगर आप फ्यूज निकाल लेते हैं तो धारा तो फेज से ही तो आती है, इधर से फ्यूज निकाल लेते हैं और बाइक आप जा कर यहाँ पर मरम्मत कर रहे हैं, तो जब तक ये फ्यूज निकला हुआ है तब तक तो धारा नहीं जाएगी। और आप मरम्मत कर रहे हैं, बढ़िया से इंसुलेटेड है नीचे, तब तक आपको कोई करंट नहीं लगेगा। लेकिन आप मरम्मत कर रहे हैं, बाई चांस आपका जो शरीर है वो कहीं ना कहीं जाके अर्थ से टच हो जाए तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से धारा आएगी इस लोड से होते हुए और आपके शरीर से होते हुए, धरती से होते हुए क्या हो जाएगी, पूरा फिर सोर्स में चली जाएगी। तो मतलब कि आपको झटका लग सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ लगाने से क्या होता है, सर्किट तो बच जाती है, लेकिन मरम्मत या मेंटेनेंस के समय क्या होता है, हमें झटका या बिजली का झटका लगने का चांस लगातार बना रहता है। तो इसीलिए फ्यूज को कभी भी न्यूट्रल वायर में नहीं लगाया जाता, हमेशा कहाँ लगाया जाता है, फेज वायर में। तो इसको हम लोग लगाते हैं हमेशा फेज वायर में। ये हो गया आपका फेज वायर में। अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को फ्यूज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब समझिए पहले आसान आराम से पूरा। तो फ्यूज किसका बना होता है, लेड और टिन का मिश्रण होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। बात क्लियर है। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं बाद में। ये हो जाएगा आपका लेड प्लस टिन का, ये साफ साफ लिख रहे हैं आपका लेड प्लस टिन का, और ये मेल्टिंग पॉइंट आपका लो होता है। ये अब आता है बात इसमें, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, लो रखा जाता है। इस फ्यूज का रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, लो रखा जाता है। अब लो क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये लोड के सीरीज में है। लोड कैसे है, सीरीज में है। तो अगर इसको हाई लगा देंगे, ज़्यादा हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो इसमें धारा ही कम फ्लो होगी, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, लो रखा जाता है। लेकिन जो रजिस्टिविटी होती है, या इसी से बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, वो क्या होता है, हाई हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये तो लो है, लेकिन जो रजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध वो हाई हो जाता है। अब वो हाई होने का रीज़न क्या है, इसका लेड और टिन का बनाने के कारण। क्योंकि जो हमारा कापर है, कापर की रजिस्टिविटी, सिल्वर की रजिस्टिविटी, एल्युमिनियम की रजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन ये लेड और टिन का क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। तो इन्हीं का यूज कर रहे हैं। अब इनका यूज करने का हमारी मजबूरी, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या करना है, लो रखना है। तो इसीलिए इसकी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रखा जाता है। अब लो रखने के लिए यहाँ पे लो रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। अब ये हो गया कुछ बातें। अब इसका और बात आती है, अब इसको किस में जुड़ा होता है, ये लाइन के सीरीज में। इसको सब नोट कर लीजिएगा, फ्यूज लाइन के सीरीज में जुड़ा होता है। ये भी हो गया। अब बात आती है आपका ये पॉइंट, आप ये पॉइंट, ये आपका पॉइंट वाइज ही हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट आपका ये। और इसे फेज वायर में जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, फेज वायर में। और यह हीटिंग प्रिंसिपल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह हीटिंग प्रिंसिपल के सिद्धांत पे काम करता है, मतलब ये ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। अब दूसरा इसका एक और है,
इसकी रेटिंग, जो फ्यूज की रेटिंग है एम्पियर में ली जाती है। किस में ली जाती है? एम्पियर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और सभी पॉइंट इसमें क्या है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से उसको नोट कर लीजिएगा। सभी पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप समझ लीजिए कि एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स होता है। तो इसका रेटिंग किस में लेते हैं? एम्पियर में। तो ये हो गया। फिर अब आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इसमें अगला जो है, जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है, एक होता है फ्यूजिंग फैक्टर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हम लोग बोल सकते हैं KF से डिनोट कर सकते हैं फ्यूजिंग फैक्टर को। तो यह क्या होता है? मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपान रेटेड करंट। अब देखिए, इंग्लिश से ना घबराइएगा, इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं। फ्यूजिंग फैक्टर की परिभाषा क्या है? मिनिमम फ्यूजिंग धारा तथा रेटेड धारा का अनुपात ही क्या कहलाता है? फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। मिनिमम फ्यूजिंग करंट मतलब फ्यूजिंग धारा, जिस पर क्या होता है? फ्यूज मेल्ट हो जाता है या फ्यूज कनेक्शन तोड़ देता है। तो मिनिमम फ्यूजिंग धारा तथा रेटेड धारा का अनुपात ही क्या कहलाता है? फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। अब यहाँ तो ये क्वेश्चन, ये फार्मूला बन गया। उसके बाद इसमें पूछता है इसका मान क्या होता है? 1 से अधिक होगा कि 1 से कम होता हो? ये बताइए आपका। रेटेड करंट मान लीजिए 5 एम्पियर है, एक तार है, ये वायर जा रहा है। रेटेड एम्पियर क्या है? और इसमें एक फ्यूज लगा है। रेटिंग क्या है? 5 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर सह सकता है। तो अब गलेगा कब? जब 5 एम्पियर से ज़्यादा जाएगी तब। गलेगा कब? जब 5 एम्पियर से ज़्यादा जाएगी तब। मान लीजिए 5.1 पे ये गल जा रहा है, 5.1 पे, तो फ्यूजिंग धारा क्या हो गई? 5.1 और रेटेड करंट क्या हो गई? 5। तो इसका मान हमेशा क्या आएगा? 1 से अधिक ही आएगा। इसका मान हमेशा क्या आएगा? 1 से अधिक। तो फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा क्या होता है? 1 से अधिक। फ्यूजिंग फैक्टर का मान क्या होता है? हमेशा 1 से अधिक। देखिए ऊपर क्या है? ज़्यादा है, नीचे कम है, तो हमेशा इसका मान क्या आएगा? 1 से अधिक। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल सहित बता रहा हूँ कैसे क्या है, तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला है फ्यूज लॉ। फ्यूज का नियम जिसे बोल सकते हैं, फ्यूज लॉ। देखिए मैं फ्यूज का वीडियो जितना भी चाहे लंबा जाए चाहे छोटा, लेकिन फ्यूज का आप आज के बाद एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में मतलब फंसने वाला नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ लिए तो फ्यूज से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से इसका नोट्स बना लीजिएगा ज़रूर। और हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे फिक्स है। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्यूज लॉ क्या कहता है, तो देखिए मैं बोलता हूँ उसी को लिखे। जो इसकी फ्यूज की करंट कैरिंग कैपेसिटी है, जिसे हम लोग बोलते हैं धारा धारण करने की क्षमता। तो फ्यूज की जो धारा धारण करने की क्षमता होती है वो फ्यूज के वायर के डायामीटर के 3/2 घात के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है?
यही फ्यूज ला है। तो फ्यूज वायर के जो धारा धारण करने की क्षमता होती है वो फ्यूज की जो डायमीटर है, जो वायर का डायमीटर है उसके 3/2 घात के समानुपाती होती है। तो ये आपसे पूछता रहता है। अब देखिए इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब 3/2 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, अब I समानुपाती D के पावर 1.5 ये भी आ सकता है। I के D के पावर 1.5 या I समानुपाते √D और ये हो जाएगा 3, ये भी दे सकता है, क्योंकि सबका मतलब एक ही है। देखिए इससे क्या होता है, रूट का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, D के पावर 1/2 और के पावर कितना है 3, ये 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा D के पावर 3/2। बात वही है, इसको ऐसे लिखे दे सकता है। तो ये तीनों वैल्यू आ सकती है। पूछता है कि जो फ्यूजिंग धारा है वो किसके समानुपाती होती है, तो उसके डायमीटर के 3/2 घात के समानुपाती होते हैं। 3/2 का मतलब होता है 1.5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको कभी कभी ये हटा कर दे देगा, जिससे आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। ये जो समानुपाती है इसको हटाकर आपका के दे देगा, जो कांस्टेंट है क्या हो जाएगा के। ये हो जाएगा के, यही क्या है आपका फ्यूजिंग फैक्टर है। तो ये है आपका फ्यूज। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी पूछता है फ्यूजिंग फैक्टर 1 से छोटा होता है कि 1 से अधिक होता है, तो 1 से हमेशा ज़्यादा होता है। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम फ्यूजिंग धारा और रेटेड धारा का अनुपात क्या कहता है फ्यूजिंग फैक्टर। तो मिनिमम जो फ्यूजिंग धारा है, जिसमें फ्यूज क्या होता है मेल्ट होता है, तो वो क्या होता है रेटेड धारा से अधिक ही होगा। तो रेटेड धारा फ्यूजिंग वो अधिक हो गया ऊपर और नीचे कम हो गया, तो जब भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा 1 से अधिक ही आएगा। और ये जो फ्यूजिंग धारा है वो आपकी, या जो फ्यूजिंग धारा नहीं, जो फ्यूज के करंट कैरिंग कैपेसिटी है, जो धारा धारण करने की क्षमता है, वो फ्यूज के वायर के डायमीटर के 3/2 घात के समानुपाती होता है। इसको हम इतने तीनों रूप में लिख सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर पूछता है, तो इसको भी नोट कर सकते हैं। देखिए कम से कम 10-12 क्वेश्चन हो गए आपके, और ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि हमेशा एग्जाम में आता रहता है। तो एक और क्वेश्चन इसमें पूछता है, फ्यूज की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये होती है इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है, ये आपका मान लीजिए ये धारा है और इस पर टाइम है। तो देखिए इसकी इनवर्स का मतलब क्या है, आपका ये हो जाएगा, अगर आपको टाइम ज़्यादा देर तक करनी है, टाइम ज़्यादा देर तक उसको यूज करना है, तो धारा को कम रखना। जितना ज़्यादा टाइम रखेगा उतना धारा क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। और अगर टाइम आप कम कर रहे हैं, टाइम कम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, तो धारा अधिक रख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक। मतलब उसका टाइम कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उल्टा होता है। टाइम बढ़ने से धारा घटानी पड़ती है और टाइम करने से धारा आप बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका फ्यूज से जितने भी क्वेश्चन बने थे आपके, सभी क्वेश्चन इसमें मैंने करा दिया। मैं फिर से एक बार समरी देता हूँ आपको। अब देखिए ये पूरा वीडियो फ्यूज पे हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, इसको किस में जोड़ते हैं, फेज वायर में। लाइन के सीरीज में। तीसरा क्या हो गया इसका, आगे आपका ये
लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर क्या हो गया, इसकी जो धारा धारण करने की क्षमता होती है किसके समानुपाती होती है, डी के पावर 3/2 या डी के पावर 1.5, या इसको बोल सकते हैं या कर लीजिए यहाँ पे, या √D और ये 3। फिर क्या हो जाएगा, ये फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट, और इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 से अधिक होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, 1 से अधिक होता है। अब देखिए लाइन के सीरीज में, फेज वायर में इसकी रेटिंग किस में होती है, एम्पियर में। रेटिंग किस में होती है, एम्पियर में। ये किसके बने होते हैं, लेड प्लस टीन के, लेड प्लस टीन के। और क्या होता है इसमें, और इसमें क्या बचा आपका, इसको लाइन के सीरीज में जोड़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, रेटिंग कम होती है। इसका रजिस्टेंस जो होता है, जो अगला पॉइंट है आपका, लो रजिस्टेंस। अगला पॉइंट है हाई रजिस्टिविटी। और कुछ तो छूट नहीं रहा है, तो आपका टाइम इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स हो ही गया। और इसको सीरीज में जोड़ते हैं। अब मैंने सबकी चीज़ें बता दी है, रीजन भी बता दिया है। और ये फ्यूज की परिभाषा क्या है, फ्यूज एक ऐसी सुरक्षात्मक डिवाइस है जो लो वोल्टेज वाली लाइन में लोड को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। इसको लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है और इसकी रेटिंग किस में होती है, एम्पियर में। तो इसका एक और पॉइंट, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, हीटिंग प्रिंसिपल पे। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, हीटिंग प्रिंसिपल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक आध क्वेश्चन अगर मान लीजिए कोई छोटे होंगे समरी में तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने सबको एक डिटेल में बता दिया है। बाकी हमारे हिसाब से तो कोई छूट नहीं रहा है। और इसका प्रयोग क्या कहते हैं, लो वोल्टेज वाली लाइन में, और कोई पॉइंट तो छूट नहीं रहा है, एम्पियर में होती है। इसका हो गया है, सर्किट सदैव सीरीज में जुड़े होते हैं, फ्यूज की इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक होती है, हो ही गया। तो ठीक है, फिगर बना कर देख सकता है कि फेज वायर में जुड़ा होता है कि न्यूट्रल वायर में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के बाद फ्यूज से कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, और अगर कलर कोडिंग अभी तक वीडियो नहीं देखें, अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कलर कोडिंग वाले वीडियो जाकर जरूर देख लें। क्योंकि अभी मुझे कलर कोडिंग पढ़ा था, लेकिन मैंने पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ कलर कोडिंग पे, तो उसको मैं फिर दोबारा आपका टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। और तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं उसको। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ पढ़ते रहिए ज़रूर, पढ़ाई ना छोड़िए। 2-4 घंटे आप डेली निकालिए अपने लिए। बाकी तो आपको टाइम ही टाइम है, इस समय कोई न कहीं जाना है, न कहीं घूमना है, न कहीं कुछ करना है, तो आप 2-4 घंटे तो आप टाइम निकाल ही सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।